नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद सिंसनी ब्रज एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत, सत्कार और अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था वाक्य में हम वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग, उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य विस्तारक और विधेय विस्तारक तक बात कर चुके थे। साथ ही हम बात कर चुके थे वाक्य के वर्गीकरण को लेकर। वाक्य के जो भेद हैं या वाक्य का जो वर्गीकरण है वो हमें 4 प्रकार से पढ़ना है। नंबर 1 रचना या संरचना के आधार पर, नंबर 2 अर्थ के आधार पर, नंबर 3 क्रिया के आधार पर, नंबर 4 काल के आधार पर। तो साथियों, आज हम वाक्य का पहला आधार पढ़ रहे हैं, जिसके आधार पर वाक्य को वर्गीकृत किया गया है, वाक्य के जो भेद किए गए हैं उनको पढ़ रहे हैं। और हेडिंग डालिए रचना या संरचना के आधार पर वाक्य के भेद। साथियों, रचना या संरचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। मोस्ट, ध्यान रखना, ये जो वर्गीकरण है ये वेरी मोस्ट है। रचना या संरचना के आधार पर, रचना या संरचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 3। पहला है सरल या कह सकते हैं साधारण वाक्य, सरल या साधारण वाक्य। नंबर 2 मिश्र या मिश्रित वाक्य। नंबर 3 संयुक्त वाक्य। यहीं से ज़्यादातर एग्जाम में जो प्रश्न है वो पूछा जाता है। सरल या साधारण वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये अगर ये प्रश्न आ जाए कि रचना या संरचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3। सरल या साधारण वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब हम पढ़ेंगे पहले सरल या साधारण वाक्य को। तो हेडिंग डालिए सरल या साधारण वाक्य, सरल या साधारण वाक्य। नंबर 1 चल रहा है हमारा सरल या साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। सरल या साधारण वाक्य, देखिए बहुत ही सरल ढंग से, बहुत ही आसान तरीके से हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। और मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि जिसने कभी इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है वो भी बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझ जाएगा। तो देखिए सरल या साधारण वाक्य, परिभाषा में यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, ध्यान रखना इस परिभाषा को, कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। साथियों ध्यान रखना, इसमें पूरा एक ही वाक्य होता है। ध्यान रखना, कितना भी बड़ा वाक्य हो, अगर वो पूरा एक ही वाक्य है, उसमें एक से अधिक वाक्य नहीं जुड़ रहे हैं उस वाक्य में, तो वाक्य कैसा होगा? सरल वाक्य। ये बात ध्यान रखनी है, समझना इसको कि पूरा एक ही वाक्य होता है। वाक्य कितना भी बड़ा हो, ये नहीं कि सरल और साधारण वाक्य है तो बाकी छोटे छोटे वाक्य सरल या साधारण वाक्य होंगे, नहीं। यदि पूरा एक ही वाक्य है, चाहे कितना भी बड़ा है, पूरा एक ही वाक्य, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है एक वाक्य, रमा खाना पकाती है एक वाक्य, किसान फसल काट रहा है एक वाक्य है,
मोहन मेरा मित्र है, एक वाक्य है। कहने का मतलब पूरा एक वाक्य हो। तो जैसे मैंने कहा लाल कमीज वाला लड़का धार्मिक पुस्तक पढ़ रहा है, पूरा एक ही वाक्य। तो यदि पूरा एक वाक्य है, पूरा एक ही वाक्य है, तो वो कौन सा होगा? सरल या साधारण वाक्य। दूसरी चीज और इसमें ध्यान रखनी है, इसमें कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं। परंतु क्रिया एक ही होती है। क्रिया एक ही होती है। जैसे देखिए वाक्य है, राम पुस्तक पढ़ रहा है। यह सरल वाक्य, क्योंकि एक ही वाक्य कि राम पुस्तक पढ़ रहा है, एक वाक्य है इसमें। और देखो परिभाषा पर, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य। इसमें राम तो हो गया उद्देश्य और पुस्तक पढ़ रहा है, ये क्या हो गया? विधेय। ये उद्देश्य और ये विधेय। रमा खाना पका रही है, खाना पका रही है। रमा उद्देश्य, खाना पका रही विधेय। एक ही वाक्य, सरल वाक्य है भाई। एक वाक्य है, पूरा एक ही वाक्य है, और जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय है वो होगा सरल वाक्य। भाई वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। राम पुस्तक पढ़ रहा है, किसके विषय में बात हो रही है? राम के में। और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे राम क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये विधेय हो गया। इनको हम अच्छे से पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, उद्देश्य और विधेय को। रमा खाना पका रही है, उद्देश्य क्या हो गया? रमा खाना पका रही है, क्या हो गया? विधेय। बताओ कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट लो आप एक यहाँ तक, क्योंकि मैं अब इनको मिटाने वाला हूँ, फिर आगे बढ़ाऊंगा, इसलिए इनका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। तो आइए साथियों अब आगे बात करते हैं और उदाहरणों पर। एक बार फिर देख लो, हम पढ़ रहे हैं सरल या साधारण वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, ये इसकी परिभाषा है, सरल या साधारण वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। साथियों परिभाषा में से भी प्रश्न कई तरह से पूछे जाते हैं, या तो डायरेक्ट कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उस वाक्य को कौन सा वाक्य कहते हैं? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो वाक्य कौन सा होगा? सरल वाक्य। दूसरी चीज, सरल वाक्य के संबंध में सही कथन है। एक जब वाक्य छोटा होता है, वाक्य बड़ा होता है, वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होते हैं, उपरोक्त सभी कथन असत्य हैं या सभी कथन सत्य हैं, ऐसे आ जाए तो ध्यान रखना कि इसमें सही कथन ये है कि इस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। छोटे बड़े वाक्य से कोई मतलब नहीं है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है और पूरा एक ही वाक्य होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो पूरा एक ही वाक्य होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। और इसमें कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं परंतु क्रिया एक ही होती है। ये बात हम इन अगले उदाहरणों में कर रहे हैं। अब देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ। तीसरा उदाहरण देखिए, राम और श्याम। राम और श्याम, कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं। राम और श्याम पुस्तक पढ़ रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं। राम और श्याम उद्देश्य हो गया, पुस्तक पढ़ रहे हैं विधेय हो गया, साधारण वाक्य। और अगर दो वाक्यों को जोड़ रहा है, राम पढ़ रहा है और श्याम खेल रहा है, तो संयुक्त वाक्य है। लेकिन यदि दो कर्ताओं को जोड़ रहा है, जैसे दो क्या अधिक भी हो सकते हैं, राम श्याम और मोहन, राम श्याम मोहन और दिनेश पुस्तक पढ़ रहे हैं, फिर भी सरल वाक्य है क्योंकि एक ही वाक्य है। तो ध्यान रखना, यदि और शब्दों को जोड़ रहा है, कर्ताओं को जोड़ रहा है, दो शब्दों को जोड़ रहा है तो सरल वाक्य,
ठीक है। और इसकी पहचान ये है कि पूरा एक ही वाक्य है कि राम और श्याम पुस्तक पढ़ रहे हैं। यदि ये मैंने कहा ना कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं परंतु क्रिया एक होती है, तो साथियों ध्यान रखना राम, श्याम, मोहन और दिनेश ऐसे भी होता तो भी सरल वाक्य होगा। ये चीज़ें किताबों में नहीं लिख रही हैं, इन चीज़ों को ध्यान रखना, यही चीज़ पढ़ने योग्य होती है विद्यार्थियों। आप ध्यान रखना, आपका उद्देश्य है सिलेक्शन, तो एक एक पॉइंट जहाँ से प्रश्न बन सकता है और लोग जहाँ गलती कर सकते हैं वहाँ आपको गलती नहीं करनी है। और यही चीज़ देखनी है कि पढ़ने वाले लोग कहाँ गलती कर सकते हैं, और अगर हम उन जगह पर गलती नहीं करें तो हमारे सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। इसलिए दोस्तों एक एक चीज़ आपको ध्यान से पढ़नी है। तो बताओ, देखो वाक्य बड़ा भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा ना, जैसे लाल कमीज वाला लड़का धार्मिक पुस्तक अधिक पढ़ता है। लाल कमीज वाला लड़का धार्मिक पुस्तक अधिक पढ़ता है। तो देखिए कितना बड़ा वाक्य है कि लाल कमीज वाला लड़का धार्मिक पुस्तक अधिक पढ़ता है, लेकिन ये पूरा एक ही वाक्य है, और जो पूरा एक ही वाक्य होता है वह सरल वाक्य होता है। अब वैसे भी देख लो, लाल कमीज वाला लड़का उद्देश्य, धार्मिक पुस्तक अधिक पढ़ता है ये विधेय। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। मैंने बहुत ही सरल भाषा में आपको ये वाक्य की परिभाषा और वाक्य के सरल वाक्यों के उदाहरण बताए हैं। ठीक है, तो मित्रों यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे मिश्र या मिश्रित वाक्य की। ठीक है, बहुत ही सरल ढंग से पढ़ाने वाला हूँ, ऐसी ट्रिक जिसे तुम जीवन में नहीं भूलने वाले हैं। अब हम पढ़ रहे हैं मिश्र वाक्य, मिश्र कह लो या मिश्रित, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मिश्र या मिश्रित वाक्य। साथियों हिंदी बेहद सरल है, आप बस मन बना लो सीखने का, उसके बाद मेरे ऊपर छोड़ दो, आप पूरी हिंदी आपकी ऐसी हो जाएगी कि एक प्रश्न हमारे बोर्ड से बाहर नहीं जाएगा। मिश्र मन मिले हुए, मिश्र या मिश्रित मन मिले हुए। तो साथियों जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें दो वाक्य मिले हुए होते हैं, और जब दो वाक्य मिले हुए हैं तो वो सरल वाक्य तो है नहीं, या तो सरल है या संयुक्त। संयुक्त का मतलब भी दो अलग अलग वाक्य होते हैं। तो कहने का मतलब ये है मित्रों कि मिश्र माने मिला हुआ, संयुक्त माने भी मिला हुआ होता है। ठीक है, जुड़े हुए या मिले हुए। तो ध्यान रखना, यदि दो वाक्य मिले हुए हैं या जुड़े हुए हैं तो वो सरल वाक्य नहीं हो सकता, वो या तो मिश्र होगा या संयुक्त होगा। अब आइए बात करते हैं मिश्र या मिश्रित वाक्य की परिभाषा को। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य, उपवाक्यों को भी मैं आपके लिए बहुत अच्छे से बताऊंगा, 1% कसर नहीं छोड़ूंगा, बहुत गहराई तक इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा, जिससे कभी बाहर नहीं जाएगा। कोई एग्जाम आप दे लेना, इस मेरे पढ़ाने से कोई प्रश्न इधर उधर नहीं जाएगा, वही प्रश्न आएगा जो मैंने पढ़ा दिया है, क्योंकि मैं कुछ छोड़ता ही नहीं हूँ, पूरे टॉपिक को पढ़ाता हूँ, इसीलिए मुझे समय थोड़ा अधिक लगता है। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं, अन्य आश्रित उपवाक्य, ध्यान रखना, प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, सभी को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पहले हम समझ रहे हैं मिश्र या मिश्रित वाक्य को। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं उन्हें मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक तो होता है प्रधान उपवाक्य और अन्य होते हैं आश्रित उपवाक्य।
जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं उन्हें मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए विद्यार्थियों, जैसे उदाहरण पढ़ने से पहले मैं इनकी एक पहचान बता देता हूँ जिससे चीज़ें सरल हो जाएंगी आपके लिए। पहचान देखिए इनकी, बहुत ही देखते ही तुरंत पहचान लेंगे। देखो, जो, जिसे, जिसने, जिनका, जिनकी, जिनके, जितना, जितनी, जितने, जब, जहाँ, जैसे, ये ऐसे सभी शब्द। अगर किसी वाक्य में ये शब्द आपको दिखाई दें, कहीं भी, शुरू में, बीच में, कहीं भी अगर ये शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं तो वो वाक्य मिश्र वाक्य ही होगा, वह वाक्य मिश्र वाक्य होगा। और कौन कौन से हैं देखिए, कि, क्योंकि, माना कि, यदि, यद्यपि, जो, जिसे, जिसने, जितना, जितनी, जब, जहाँ, जैसे। इन शब्दों को रट लो तो यो मानो मिश्र वाक्य आपका याद हो गया। साथियों, जिस वाक्य में जो, जिसे, जिसने, जिसका, जिसकी, जिसके, जितना, जितनी, जितने, जब, जहाँ, जैसे, जिधर ये शब्द दिख जाएं, कि, क्योंकि, माना कि ये दिख जाए, यदि, यद्यपि ये दिख जाए, तो वो 100% वो वाक्य मिश्र या मिश्रित वाक्य होगा। बिल्कुल 100% वह वाक्य मिश्र या मिश्रित वाक्य होगा। ये बहुत काम की चीज़ मैंने बहुत ही सरल ढंग से आपके सामने रख दी है, इसलिए एक स्क्रीनशॉट तो इनका बनता है। आप एक स्क्रीनशॉट इनका ले लो जिससे हम बहुत जल्दी इस टॉपिक को ख़त्म कर सकें। साथियों, बहुत ही कम समय में आपकी समझ में ऐसा आ जाएगा, फिर इसे कभी भूलने वाले तुम नहीं हैं। तो इनका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया है। अब चलिए मैं आगे इनके उदाहरणों पर बात करता हूँ। ध्यान रखना साथियों, ये जरूर आएंगे, ठीक है। तो देखिए मैं इन उदाहरण और परिभाषा, जिस वाक्य में परिभाषा में से प्रश्न आ जाए, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं उन्हें मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। साथियों ध्यान रखना, ये जो हैं इनसे जो वाक्य शुरू होगा वो कैसा वाक्य होगा? आश्रित उपवाक्य। इस वाक्य में दो उपवाक्य होंगे, एक तो प्रधान उपवाक्य, एक आश्रित उपवाक्य। इनसे जो शुरू होगा, इनके बाद वाला जो वाक्य होगा इनके, वो होगा आश्रित उपवाक्य, और दूसरा जो वाक्य इस वाक्य में बचेगा वो होगा प्रधान उपवाक्य। जैसे देखिए उदाहरण मिश्र वाक्य के उदाहरण पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना कौन से वाक्य के? मिश्र के। तो देखिए ये आएंगे बीच में। पहला, गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। क्या आ गया? कि। देखिए ये आ गया कि। पिताजी ने पूछा कि तुम कहाँ गए थे, ठीक है। तो गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, तो की के बाद वाला जो वाक्य, इनके बाद वाला जो वाक्य वो आश्रित होगा, और जो बचा हुआ वाक्य जैसे गांधी जी ने कहा, ये प्रधान उपवाक्य होगा। इनके बाद वाला वाक्य आश्रित और जो बचा हुआ वाक्य वो प्रधान। तो विद्यार्थियों बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ गया है, मैं मान सकता हूँ। दूसरा वाक्य देखिए, यह वही लड़की है, यह वही लड़का है
जो यह वही लड़का है जिसकी कल पिटाई हुई थी, पिटाई हुई थी, हुई थी। क्या गया? जिसकी। तो कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य। और प्रधान कौन सा हो गया? यह वही लड़का है, ये प्रधान। जिसकी कल पिटाई हुई थी, ये आश्रित वाक्य। ठीक है। तीसरा देखिए, यह वही लड़की है जो कल मेले में खो गई थी, मेले में खो गई थी। क्या गया? जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जितना पढ़ोगे उतने नंबर आएंगे। तो ये सभी वाक्य कैसे हैं? मिश्र वाक्य साथियों। ध्यान रखना, परिभाषा ये है, पहचान ये है, सॉरी। और देखिए वाक्य, जितनी मेहनत करोगे उतने नंबर आएंगे, जितनी मेहनत करेंगे उतने नंबर आएंगे। तो जितनी मेहनत करोगे ये आश्रित हो गया, उतने नंबर आएंगे, ये प्रधान हो गया। इनके बाद वाला, और देखिए पांचवा, यदि मेहनत करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे, सफल हो जाओगे। यदि से शुरू हो रहा है, यदि मेहनत करोगे, ये आश्रित हो गया, अवश्य सफल हो जाओगे, क्योंकि इनसे शुरू होने वाले आश्रित होते हैं और जो बचता है वो प्रधान होता है। अगर आपसे पूछ लें इस वाक्य में आश्रित उपवाक्य कौन सा है, वैसे तो मैं आगे भी वो वाक्यों पर भी वीडियो बनाऊंगा, आगे बहुत डिटेल में चर्चा करूंगा, लेकिन यहाँ आप इतना समझें कि जो, जिसे, जिसने, जिसका, जिसकी, जितना, जितनी, जितने, जब, जहाँ, जैसे, जिधर, ये शब्द दिख जाए, कि, क्योंकि, माना कि, यदि, यद्यपि, ये शब्द दिख जाए तो वो वाक्य मिश्र या मिश्रित वाक्य होगा। ठीक है। तो ये मिश्र या मिश्रित वाक्य, प्रधान उपवाक्य, आश्रित वाक्य, इन पर ढेर सारी बात करेंगे, लेकिन पहले संयुक्त वाक्य को भी पढ़ लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लो आप, बताओ कोई समस्या हो तो। कोई समस्या नहीं? ओके, चले। देखिए, बहुत ही सरल ढंग से हम पढ़ रहे हैं वाक्य को। इतना आसान वाक्य आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। नंबर 3, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, संयुक्त का मतलब मैं वर्णमाला अगर तुमने पढ़ी होगी ध्यान से, तो वहाँ भी मैंने संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन, सारी चीज़ें मैंने आपके लिए बताई। तो ये संयुक्त वाक्य है। इसमें दो अलग अलग वाक्य होते हैं, किसी संयोजक से जुड़ जाते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। लेकिन ये परिभाषा आपकी समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए बहुत सरल सी परिभाषा बता रहा हूँ। जिस वाक्य में दो साधारण वाक्य या स्वतंत्र उपवाक्य, जिस वाक्य में दो साधारण वाक्य या दो स्वतंत्र उपवाक्य किसी संयोजक, जिस वाक्य में दो साधारण वाक्य या स्वतंत्र
उपवाक्य किसी संयोजक अव्यय होते हैं और अथवा किंतु परंतु लेकिन तथा बल्कि या एवं आदि। और अथवा किंतु परंतु लेकिन तथा बल्कि या एवं से जुड़े हों तो वह वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है। परिभाषा को ध्यान से पढ़ लो। इसमें दो वाक्य होते हैं। जिस वाक्य में दो साधारण वाक्य या स्वतंत्र उपवाक्य, बताऊंगा मैं उपवाक्य किसे कहते हैं। जिस वाक्य में दो साधारण वाक्य या दो स्वतंत्र उपवाक्य किसी संयोजक अव्यय और अथवा किंतु परंतु लेकिन तथा बल्कि, ये इसकी पहचान हो गई एक तरह से। ये मान के चलो यहाँ से लेकर ये जो चीज़ें हैं ये पहचान हो गई है। और अथवा किंतु परंतु लेकिन तथा बल्कि या एवं इसलिए आदि से जुड़े हों तो वह वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे उदाहरण, राम पढ़ रहा है और मोहन सो रहा है। क्या गया? और दो वाक्य देखो, राम पढ़ रहा है और मोहन सो रहा है, तो और आ गया बीच में, ये आ जाए और अथवा किंतु परंतु। दूसरा देखिए, रमा होशियार ही नहीं बल्कि चतुर भी है। क्या गया बताओ? बल्कि। बिल्कुल सरल पहचान है। और अथवा किंतु परंतु लेकिन तथा बल्कि आ जाए तो संयुक्त वाक्य, जो जिसे जिसने जिसका जिसकी माना कि क्योंकि यदि यद्यपि ये आ जाए तो मिश्र वाक्य, कुछ भी नहीं आए तो सरल वाक्य। तीसरा, छात्र मेहनत करते हैं परंतु सफलता नहीं मिलती। क्या गया? परंतु लड़कियां होशियार होती हैं परंतु बातें बहुत करती हैं। लड़के भी होशियार होते हैं परंतु आवारागर्दी में ज़्यादा घूमते हैं। तो ये सभी, जैसे मैं एक वाक्य बोल दूं, मेरे लिए चावल बने हैं एवं आपके लिए खिचड़ी बनी है, तो क्या गया बीच में? एवं। मुझे पता है एवं से ज़्यादा ये सोच रहे हैं हमारे लिए खिचड़ी, आपके लिए चावल। तो साथियों पढ़कर देखो, मेरे लिए चावल बने, अब तुमने लिख लिया इसको तो पढ़ के देखो, मेरे लिए चावल बने, आपके लिए खिचड़ी। मैं आपसे आप कहूँगा क्या? आप ही मुझसे आप कहेंगे, क्योंकि बड़ों के लिए आपका प्रयोग कर। तो टेंशन फ्री रहिए, खिचड़ी मैंने अपने लिए ही बनवाई है, तुम्हारे लिए तो चावल ही बनवाए हैं। ठीक है साथियों? तो देखिए, राम पढ़ रहा है और मोहन सो रहा है, और आ गया बल्कि, आ गया परंतु, आ गया। कुछ भी आ जाए, मोहन बाजार जाएगा या सोहन बाजार जाएगा। पहला प्रश्न हल करना है अथवा दूसरा प्रश्न हल करना है। तो ऐसे अगर वाक्य आ जाए और इनमें से कोई भी आपको दिखाई दे तो वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। ठीक है? तो कैसा वाक्य होगा वो? संयुक्त वाक्य।
तो सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्यों को हमने पढ़ लिया है, परिभाषा को पढ़ लिया है, इनकी पहचान को पढ़ लिया है, इनके उदाहरणों को पढ़ लिया है। यही चीज़ें पढ़ने योग्य होती हैं। साथियों ध्यान रखना, अब आप इतना सीख गए तो आप हल करके देखना। यदि प्रश्न आ जाए कि मोहन, वो मान लो मैंने कहा राम आया और चला गया, ये वाक्य कैसा हो गया, और आ गया बीच में तो संयुक्त। अब इसको सरल में परिवर्तित कीजिए तो पूरा एक बना दो ना इसे, मोहन आकर चला गया, बस। मोहन नाच रहा है और गा रहा है, मोहन नाच गा रहा है, बन गया। तो सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्य में बनवाए तो और अथवा किंतु परंतु जोड़ दो बीच में, ऐसे दोबारा से उसे बनाओ, इस तरह से बनाओ कि उसमें और अथवा किंतु परंतु आ जाए। और यदि उसे मिश्र वाक्य में बदलवाएं तो ऐसा बनाओ जिसमें जो, जिसे, जिसने, जिसका, जिसकी, माना की, क्योंकि, यदि, यद्यपि आ जाए। और यदि मिश्र को सरल बना रहे हैं तो उनको हटाकर एक बना दो। मिश्र को संयुक्त बना रहे हैं तो जो, जिसे, जिसने, जिसका, जिसकी, माना की, क्योंकि, यदि, यद्यपि को हटाकर और अथवा किंतु परंतु लेकिन तथा बल्कि लगाकर उसे वाक्य दोबारा से बना दो। तो साथियों मैंने बहुत कम समय में आपको बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपकी समझ में आई होंगी। अगली वीडियो में मैं बात करूँगा उपवाक्यों पर। उपवाक्य की पूरी प्रक्रिया आपके लिए ऐसी बैठा दूंगा दिमाग में जिससे कभी आप भूलने वाले नहीं हैं। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। हाजिर होता हूँ अगली वीडियो में उपवाक्यों के साथ। और भी बहुत सारी बातें मुझे आगे करनी है और हम एक प्रकार से लगभग कंप्लीट कर चुके हैं रचना संरचना के आधार पर वाक्य को। लेकिन अगली वीडियो में हम उपवाक्यों पर बात करके अगले टाइप की ओर चलेंगे जिसमें अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होंगे। ठीक है साथियों, नमस्कार। Thank you so much.